बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करेंगे जो 26 डेट को कंडक्ट किया गया था। ये हमें कंप्लीट अभी तक मिला नहीं है पेपर, लेकिन जितने एमसीक्यूज़ मिले उतने मैंने लिख लिए हैं अब, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इंग्लिश के पोर्शन में 17 से शुरू हुए जो हमें मौसूल हुए एमसीक्यूज़, बाकी 17 से आगे 40 तक कंप्लीट हैं। इससे पहले वाले में पैसेज होता है, उसमें से देखकर हमने करने होते हैं और कुछ सिनोनियम होते हैं, लेकिन ये जो मैंने लिखे हैं उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है सिनोनियम ऑफ वर्ड डेलिकेट इज़। डेलिकेट का सिनोनियम क्या होगा? सिनोनियम मीन्स सेम मीनिंग, ठीक है। लाउड, जेंटल, हॉरिबल, हार्ड। डेलिकेट का मीन्स होता है नाजुक, तो इसमें सिनोनियम इसका क्या होगा? जेंटल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बिकॉज लाउड मीन्स भी तेज़, हॉरिबल खौफनाक, हार्ड मीन्स सख्त, तो सिनोनियम इसका क्या होगा? बी, जेंटल। द एंटोनियम ऑफ वर्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स बर्दाश्त करना, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एंटोनियम, ऑपोजिट मीनिंग। पेशेंस मीन्स सब्र होता है, लेथर्जी और रिजाइलेंस उसके बाद है रेजिस्टेंट। लेथर्जी मीन्स सुस्ती, रिजाइलेंस मीन्स किसी काम को तेज़ी से करना, रेजिस्टेंस मीन्स ऑपोजिट क्या होगा टॉलरेंस का? रेजिस्टेंस, बर्दाश्त ना कर पाना। उसके बाद है 19 एमसीक्यूज द सिनोनियम ऑफ वर्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज का सिनोनियम क्या होगा? सिमिलर मीनिंग क्या होगा? प्रिसाइज का मीन्स होता है मखसूस या कोई ख़ास। जनरल का मतलब आम, लूज़ मीन्स किसी लूज़ हो जाना, ढीला हो जाना, स्पेसिफिक मीन्स खास, और इनडेफिनाइट। तो इसमें सिनोनियम प्रिसाइज का क्या होगा? स्पेसिफिक। और इनडेफिनाइट का मतलब होता है गैर महदूद या गैर मुअय्यना, तो इस वजह से प्रिसाइज और स्पेसिफिक क्या होगा? सिनोनियम एक दूसरे का। उसके बाद है 20 एमसीक्यूज एंटोनियम ऑफ वर्ड फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स धोखेबाजी करना या बेईमानी करना। एंटोनियम इसका पूछ रहा है, अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, तो एंटोनियम हो गया फ्रॉड का ऑनेस्टी। इसके बाद है स्पेल चेकिंग। स्पेल चेकिंग में कर्टेन, CARTAIN, तो कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, तो उसकी स्पेलिंग क्या है? ठीक, ऑप्शन ए, CURTAIN। कंसिडर, इसमें भी ऑप्शन ए ही सही होगा, कंसिडर। 1000 की स्पेल चेक करनी है, थाउजेंड्स में SAND आएगा, THOUSANDS, थाउजेंड्स। इसके बाद है एनॉयड, इसमें स्पेल चेक करनी है, एनॉइड होता है ANNOYED, ठीक है, डबल वाई नहीं होता, ना AD होता है, ये हो गई एनॉइड की स्पेलिंग। उसके बाद है फर्नीचर, FURNITURE, यहाँ पर डबल T है, यहाँ डबल R है और यहाँ पर E है, करेक्ट क्या होगी फर्नीचर की स्पेलिंग? ऑप्शन ए। इसके बाद हमने करने हैं प्रीपोजिशंस। देखिए यहाँ पर 25 के बाद 31 शुरू किया है, 6 से 30 तक नेक्स्ट पेज पर है, वो हम कर लेंगे कवर। पहले प्रीपोजिशन कर लेते हैं। ऑन वन डे अ बर्ड वाज सिटिंग डैश अ ट्री नियर द स्ट्रीम। एक दिन जो परिंदा है वो कहाँ बैठा था? दरख्त पर। ना एट होगा, बिहाइंड भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और द बर्ड लेज एग्स डैश द स्प्रिंग्स। बर्ड अंडे देते हैं कहाँ? स्प्रिंग में। मौसम की बात कर रहा है तो इन आएगा। 8 स्मॉल गर्ल्स वर पार्टिसिपेटिंग डैश द रेस। इसमें ऑप्शन क्या होगा? इन द रेस, पार्टिसिपेट कर रहे थे रेस में। आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम्स, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। दिस बुक इज़ बेस्ड डैश ट्रू इवेंट्स। बुक ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, यहाँ पर क्या होगा? प्रीपोजिशन ऑन। ये हो गए एमसीक्यूज प्रीपोजिशन के, स्पेल चेकिंग के और सिनोनियम एंटोनियम के। इसके बाद 25 के बाद ये हमारा 26 से शुरू है, एरर डिटेक्शन वाला पोर्शन है। एरर डिटेक्शन में मिस सरवत इज़ द लैंडलॉर्डेस ऑफ दिस बिग हाउस। लैंडलॉर्डेस वर्ड नहीं होता, यहाँ पर एरर है बी में। हम सब बॉट डैश एन ब्लैक काइट फॉर द काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। यहाँ पर एन में एरर है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक वर्ड है और ब्लैक कोई वॉवल से शुरू नहीं हो रहा है, इन्होंने एन लगाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एरर है। लेट्स गो एंड विजिट द अंकल जमाल विच इज़ वेरी इल। अंकल जमाल, यहाँ पर लेट्स सही है, ऑप्शन बी। विजिट भी ठीक है, लेकिन जमाल के साथ विच यूज़ नहीं होता, हु यूज़ होता है, ऑप्शन सी में मिस्टेक है। इफ़ यू कैन वर्क ईजियरली हेयर आई कैन मैनेज माई वर्क। इसमें मिस्टेक कहाँ है? ईजियरली, ईजीली आएगा, ईजियरली नहीं आएगा। शट्स द डोर द वेदर इज़ वाइंडी टुडे। यहाँ पर वेदर ठीक है, वाइंडी टुडे, ये इधर क्या ऑप्शन ए में मिस्टेक है, शर्ट्स नहीं होगा, शर्ट होगा। ये हो गए 26 से 30 एमसीक्यू। उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखनी है हमने। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, हमने करेक्ट सेंटेंस को देखना है। देखते हैं। द बेल हैज़ रंग, परफेक्ट टेंस है। द बेल हैज़ रिंगिंग, रिंगिंग फोर्थ फॉर्म के साथ हैज़ नहीं होगा। द बेल हैज़ रिंग, यहाँ पर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। द बेल हैज़ रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म होती है, रिंग, रैंग, रंग। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी है। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा? ए सही है। द बेल हैज़ रंग। सिलेक्ट द प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, हमने इनमें से प्रीपोजिशन सेलेक्ट करनी है। सिलेक्ट स्टूडेंट्स मेक नॉइस
इन द क्लासरूम। सो प्रीपोजिशन इसमें क्या है? इन। ऑप्शन डी करेक्ट है। सिलेक्ट द फ्यूचर टेंस वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही विल नेवर बी एबल टू सी यू। नेवर बी विल एबल। तो इसमें करेक्ट क्या होगा? विल करेक्ट होगा, क्योंकि विल से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है। 39 सिलेक्ट द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पर यूज़ हो रहा है। सो नाउन क्या है? फर्स्ट में यूज़ होता है शी, इसके अलावा और कोई इसमें प्रोनाउन नहीं है। उसके बाद 40 सिलेक्ट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एडवर्ब क्या होता है? जो हमें क्लैरिफाई करे, वर्ब की वजाहत करे। ही ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट। सो वेरी, कार, ड्राइव्स, फास्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वेरी ही इधर क्या होगा? एडवर्ब होगा। सबसे पहले इसमें है द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ। दो होल नंबर को जब हम सम करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? इंटीजर में होगा, नेचुरल नंबर में होगा, होल नंबर्स में होगा या इरेशनल में होगा। तो 41 का आंसर क्या है? होल नंबर्स। जब हम होल नंबर्स को सम करते हैं तो आंसर होल नंबर में ही आएगा। 2 द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज़। दो रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं या यहाँ प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? किस चीज़ में आएगा? रैशनल होगा, बी इरेशनल होगा, समटाइम्स रैशनल, कभी रैशनल कभी इरेशनल होगा, डी ऑलवेज इंटीजर। तो जब रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट हम निकालते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर में ही होगा। द स्क्वायर ऑफ ए इज़। ए का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? तो ए का स्क्वायर, जैसे कि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे या ए का स्क्वायर क्या होगा? ए पर लगा देते हैं स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर, ना कि 2a होगा, ना a2 स्क्वायर होगा, ना 2a स्क्वायर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। उसके बाद है 44 फॉर एनी 3 रियल नंबर्स a b and c सच दैट a ब्रैकेट 2 + c इक्वल्स टू a b + a c इज़। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये पूछ रहा है। ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बी एडिटिव आइडेंटिटी, सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद 45 द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स डी मॉर्गन्स लॉ। इनमें से कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ को करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें इसमें इक्वल के आगे कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, यही इस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में यही कमी है। ऑप्शन डी क्या डी मॉर्गन्स लॉ को करेक्टली रिप्रेजेंट्स कर रहा है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2483 बाई 253। इसको हमें मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर निकालना है, जो कि मैंने निकाल लिया था। सिंपल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इनमें से होगा, तो वो आंसर क्या है? ये है। उसके बाद है 47 है +8 इधर -2 इज़ इक्वल्स टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा? तो इसको हम यहाँ सॉल्व करके भी देख लेते हैं। क्या है? +8 और ब्रैकेट माइनस, फिर -2। तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। +8 माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ प्लस होगा, +2। तो ये किसके बराबर होगा? प्लस के 10 के बराबर होगा। इसका आंसर क्या होगा? देखें 10 है, ऑप्शन बी में है यहाँ पर। 47 का बी करेक्ट है। इसके बाद है 48 में √25/36। इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं और ये बिल्कुल सिंपल है। 25 के क्या होंगे? 5 × 5 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और 36 के 3 को 4 टाइम्स कर दें या 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 36। अब ये पेयर बन गया है तो इसको अंडर रूट से बाहर निकाल दें, तो क्या होगा? ये इक्वल किससे होगा? पेयर बन गया है 5 और इसका भी पेयर है, नीचे आ गया 6। देखें ये ऑप्शन में है जी हाँ। तो फर्स्ट इसका क्या है? करेक्ट है 47, 48 का ए। सॉरी यहाँ पर 6/5 है, लेकिन ऊपर 25 है तो 5/6 होगा, इसका डी करेक्ट है। 49 में क्या पूछ रहा है? 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा इक्वल्स टू। आयोटा की वैल्यू क्या है? तो अब हम ये आयोटा वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें देखें 5 के साथ आयोटा है और फिर प्रोडक्ट में है -2 आयोटा, ठीक है। आयोटा आयोटा अलग है, इनको अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई आयोटा और आयोटा, ये वाला और ये वाला। अब ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। तो ये जो आयोटा स्क्वायर है ये इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। तो -10 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 10। माइनस माइनस खत्म हो जाएगी, प्लस में हो जाती है, तो हम यहाँ इसका आंसर क्या होगा? प्लस में होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। इसके बाद लास्ट है द वैल्यू ऑफ ए इन 40:60 इक्वल्स टू 50:a। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं? एक्सट्रीम्स और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्सट्रीम्स और ये है मीन्स। ए की जगह पर बी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो एक्सट्रीम्स और मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम्स क्या है? 40a और इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू 60
और मल्टीप्लाई करना है 50 से। ये दोनों मीन्स हैं और ये एक्सट्रीम्स हैं। तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए इधर रखेंगे 60 मल्टीप्लाई 50, और ये मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर आकर 40 डिवाइड करेगा, 0 0 कैंसिल, 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 से 4, यहाँ पर 2 बचेगा, 4 5 से 20, ये हो गया 15 और इधर बच गया 5, तो 15 5 से 75। सो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 75। ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि इस ऑप्शन में 75 है। जी हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट है, तो हम डी को टिक कर लेते हैं। द रिडक्शन इन द एक्चुअल प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। एक्चुअल प्राइस के अंदर जो भी कमी होती है उसे क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं या इंटरेस्ट कहते हैं। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, उसे डिस्काउंट कहते हैं। रिडक्शन इन एक्चुअल प्राइस के अंदर जो कमी होती है उसे डिस्काउंट कहते हैं। 52 पर है, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल इज। ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर हो दोनों, तो वो क्या होगा? रेडियस होगा, डायमीटर होगा, टेंजेंट होगा या कॉर्ड होगा। सो इसमें दो कंडीशंस हैं, इसको हम कैसे देख लेते हैं, रफ कर देख लेते हैं। दो कंडीशन है सर्कल के अंदर से जो लाइन सेगमेंट है वो गुजर रही है, ठीक है, तो ये जो डायामीटर हो गया, सेंटर से जो गुजरती है लाइन उसे डायामीटर कहते हैं। लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं है कि सेंटर से जो लाइन गुजर रही है, जो सर्कल के दोनों साइड्स को टच कर रही है, सेंटर से गुजरी है। अब एक और पॉइंट है इसमें कि अगर कोई सर्कल है, उसके साइड में से किसी भी तरह से कोई लाइन गुजरती है और दोनों पॉइंट्स को टच करती है, देखिए यहाँ से टच है, यहाँ से भी सर्कल के एंड पॉइंट्स पर टच है, तो ये डायमीटर तो नहीं हुआ। तो इस तरह की लाइन्स को हम कहते हैं कॉर्ड। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि जो सेंटर से गुजर रही है लाइन और दोनों में पॉइंट्स को टच कर रही है सर्कल के, तो वो उसका डायमीटर होगा। लेकिन ज़रूर यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो जिसकी वजह से अगर यहाँ से गुजर रही है लाइन तो ये कॉर्ड कहलाएगी, इधर से गुजर रही है कॉर्ड कहलाएगी, इधर से गुजर रही है कॉर्ड कहलाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कॉर्ड। थर्ड है 53 पर, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लाइन चार्ट से, पाई से, हिस्टोग्राम से या टेली चार्ट से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी, हिस्टोग्राम से करते हैं। अब 54 पर है, इफ़ द लाइन डिवाइड्स एंगल्स इनटू 2 पार्ट्स देन इट इज़ कॉल्ड। अगर कोई भी लाइन डिवाइड कर रही है किसी एंगल को 2 पार्ट्स में, तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी एंगल है उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है लाइन, तो उसको कहेंगे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ए करेक्ट है, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल को तोड़ रही है दो एंगल्स में। उसके बाद 55 पर, इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ऑपोजिट एंगल टू देम इज़। अगर ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल क्या होगा? ऑप्शन ए अनइक्वल होगा, बी परपेंडिकुलर, सी कॉन्ग्रुएंट और डी पैरेलल। तो इसमें भी एक कंडीशन आती है कि अगर 2 एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, मतलब ट्राइंगल की ऑल साइड्स का सम क्या होता है? 160 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। अगर 60 का एंगल है वन साइड, दूसरी साइड भी 60 का एंगल है, तीसरी साइड भी 60 का एंगल है। सो ये तो देखें इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो 2 साइड सेम है तो तीसरी भी सेम होगी। लेकिन इधर 2 एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब 2 एंगल सेम है, थर्ड क्या होगी? और ये कंडीशन सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है कि तीनों एंगल्स ट्राइंगल के बराबर होते हैं। इसके अंदर ऑप्शन क्या होगा? थर्ड जो है साइड वो अनइक्वल होगी। फर्ज करें अगर फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल की 2 साइड 70 डिग्री की हैं, ठीक है, और थर्ड साइड पता नहीं क्या है, वो एक्स है। सो 70 कितने हो जाएंगे? 140 फिर हम 180 के लिए इसमें कितने प्लस करें? 40 प्लस करेंगे। सो ये जो थर्ड एंगल है ये सेम नहीं है, और मोस्टली ऐसा ही होता है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स ट्राइंगल की सेम होती हैं। उसके अलावा अगर ऑप्शन में इसमें पूछ रहा है कि अगर 2 साइड सेम है तो थर्ड क्या होगी? थर्ड अनइक्वल होगी। 56 द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। सो इसके ऑप्शंस हैं मीडियान, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑर्थो सेंटर। 57 पर है, द ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू a विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इज। सो इसमें ओरिएंटेशन ग्राफ की होगी पैरेलल। 58 पर, द सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, अच्छा तो इसमें देखें वर्ड यूज़ हुआ है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल्स। इससे पिछले टेस्ट में हुआ था इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सा एंगल, इस तरह का कोई था। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर भी समझ लेते हैं। देखें अगर कोई ट्राइंगल है, इसके अंदर वाले साइड जो एंगल बन रहे हैं वो इंटीरियर हैं, ठीक है। अगर ये मैं 60 कर रही हूँ, ये भी 60 कर रही हूँ, ये भी 60 कर रही हूँ, सो ये अंदर जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम क्या हो रहा है? 180। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स ये वाला एंगल, इधर ये वाला एंगल और इधर ये वाला। अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम होना चाहिए 180। ये 60 है तो बाहर एंगल क्या होना चाहिए? 120, और ये 60 है तो बाहर एंगल 120, सेम इधर 120। सो एक्सटीरियर एंगल्स क्या हुआ? 120 120 120, टोटल कितना हो गया? 360। ये तो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, इक्वल होगा 360 के। इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, सॉरी। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में
हमें सिंपल मिल गया, लेकिन अगर कोई दूसरा ट्राइंगल भी है तो उसके एक्सटीरियर, ये जो बाहर वाले एंगल्स होते हैं इनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, उनका सम होता है 360 डिग्री। इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका होता है 180 और एक्सटीरियर जो होते हैं उनको सम होता है 360 एक्सटीरियर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। इफ़ 59 पर इफ़ A रेशो B इक्वल्स टू C रेशो D देन AC एंड इक्वल्स टू B रेशो D, दिस इज़ द थ्योरम ऑफ। सो ये कौन सा थ्योरम है? कंपोनेंडो है, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिवाइडेंडो। सो इसका करेक्ट आंसर है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो थ्योरम क्या है? अल्टरनेंडो थ्योरम में अगर ये देखें A रेशो B है यहाँ पर, ठीक है, अगर ये A रेशो B है सो इसको हम लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई D। लेकिन जो अल्टरनेंडो थ्योरम है उसमें क्या होगा? A डिवाइड होगा C से और B डिवाइड होगा D से। क्या हुआ? ये जो साइड्स हैं ये चेंज हो गई, तो ये है अल्टरनेंडो थ्योरम। सो उसके बाद लास्ट पर आ जाते हैं, इफ़ लास्ट पर आ जाते हैं अभी। इफ़ पॉइंट्स x प्लस 5, 8 एंड 9, x माइनस y माइनस 6 देन द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y विल बी। सो इसमें सिंपली हमने x और y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। इसमें x और y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए हमें दिया क्या हुआ है कि x प्लस 5, 8 और इधर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? 9, y माइनस 6। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले पेपर्स में भी रिपीट हो चुका है, तो इसका बस हम तरीका जान लेते हैं, बहुत इजी है। तो इनका एवैल्यूएट करेंगे, ये फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड से। कैसे होगा? तो x प्लस 5 मल्टीप्लाई, सॉरी इसको इसके इक्वल रखेंगे 9 के, और दूसरी तरफ क्या है? y माइनस 6 इक्वल क्या होगा? 8। देन x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल्स टू 9, 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर y माइनस का है तो उधर इक्वल के बाद प्लस का हो जाएगा 6। तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 9 में से 5 निकालेंगे 4, y की वैल्यू क्या आएगी? 8 और 6 कितने होंगे? 14। सो x और y की हमें वैल्यू मिल गई। इसी तरह से पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेपर में भी ये आ चुका है, तो सिंपली हम इस तरह सॉल्व करेंगे और अब देखते हैं आंसर में। सो अब ऑप्शन में हमें दिया x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 8, लेकिन हमारा जो सवाल हमने सॉल्व किया उसके हिसाब से y की वैल्यू 14 है। यहाँ कहीं भी 14 नहीं है, तो हम इसके नियरेस्ट वाले को टिक कर लेते हैं कि x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 18। करेक्ट आंसर हमारा ये है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ग्रेस मार्क हमें मिल जाएगा, इसकी फिक्र ना करें। तो ये थे वर्ड प्रॉब्लम्स जो 26 जून को पेपर में आए थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने 26 जून को जो कंडक्ट हुआ था टेस्ट, उसके 3 पार्ट कवर कर लिए थे, जिसमें शामिल इंग्लिश का पोर्शन, मैथ और वर्ड प्रॉब्लम्स, वो हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब करंट अफेयर्स या वर्ल्ड नॉलेज है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान सिटी विच वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2024 इज़। पाकिस्तान का वो कंट्री जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा 2024 में, वो कौन सा सिटी है? वो है टैक्सलिला। 62 द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान ऑफ February 2025 इज़ जनरल आसिम मुनीर। 63 पाकिस्तानी क्रिकेटर हु बिकेम फास्टेस्ट स्कोर 1000 रन इन T20 इंटरनेशनल इज़, वो है बाबर आजम। 64 द नोबल पीस प्राइज़ इन 2014 वाज वॉन बाय पाकिस्तानी मलाला यूसुफ को नोबल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में। उसके बाद है पाकिस्तान हैज़ अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम बिकॉज, क्यों है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम? क्योंकि टू शेयर पावर बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 66 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिफाइंस पाकिस्तान एज एन इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक की तरह डिफाइन होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में। पाकिस्तान लोकेशन प्लेज एन एसेंशियल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज इट कनेक्ट साउथ एशिया टू मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। इस वजह से पाकिस्तान की लोकेशन एक अहम किरदार अदा करती है। द जियोग्राफिकल फीचर दैट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम चाइना, वो जियोग्राफिकल फीचर है कराकरम रेंज, जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करता है। द कंट्री इज़ फेमस फॉर आईफिल टावर, आईफिल टावर पेरिस में है और फ्रांस कंट्री है। 17 द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड इज़ एलिफेंट, जिराफ, ब्लू व्हेल क्या है? लार्जेस्ट मैमल है। अगर यहाँ पर होता लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड पर लार्जेस्ट मैमल एलिफेंट है, लेकिन ब्लू व्हेल ओवरऑल ही लार्जेस्ट मैमल है। लैंड पर एलिफेंट है, लेकिन ओवरऑल वाटर के अंदर और लैंड के अंदर दोनों में अगर कंपैरिजन भी किया जाए फिर भी ब्लू व्हेल लार्जेस्ट मैमल है। तो ये थे जीके के MCQs। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।